बुशरा बीबी वापस आ गई जेल से। अखबारात लीड लगा रही हैं कि रिहाई या डील। 9 महीने के बाद यार मुखलसी मिल रही है, कोई खुदा का खौफ करो। उस जज से करवाई जो एम्बुलेंस पे लाया गया। मुझे खुद उसने बाहर आगा कि खोसा साहब ये मुझसे केस निकलवा लें, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जज साहब ने आपसे कहा बहुत ज्यादा यस। अदलिया जो है वो कभी वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पे चढ़ा देती थी, कभी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेज देती थी। हुकूमत भी जब ज़रा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगती है तो फिर उसको भी जो है अदलिया के ज़रिए उसको फिर अपनी साइज़ में कट डाउन किया जाता है। आपकी पार्टी ने एक इतना बड़ा चीफ जस्टिस आना था, उसका रास्ता रोक दिया। अगर तो जज गैरतमंदी का सबूत देता है और तो हटा दिया जाता है। अच्छा नहीं है कि काजी साहब जैसा एक मोतदिल बंदा मिला जो कह रहा है पार्लियामेंट सुप्रीम है हुजूर। तो पहले पार्लियामेंट को तो वो सुप्रीम कोर्ट देता ना। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे आप एक गोली मारेंगे तो हम 1000 गोलियां चलाएंगे। किधर गया खटक? नंबर 2 मैन जी पीटीआई में जिस बुरी तरह से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बात निकलेगी। मैं हूँ फात शहबाज खान। पाकिस्तानी तारीख़ के बड़े अहम किरदार मेरे साथ मौजूद हैं। बीबी साहिबा के करीबी थे, बतौर स्टूडेंट लीडर भुट्टो साहब के साथ बड़ी मुलाकातें इनकी रहीं और आजकल ये तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और तहरीक इंसाफ के साथ भी जब हैं तो इस फ्लेवर को कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, कितना मज़ा ले पा रहे हैं और अपनी जो दानिस्त है, अपना जो विजडम है, उसे कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। बहुत सारे अहम सवालात। साबिक गवर्नर हैं, साबिक अटारनी जनरल हैं। जब ये अटारनी जनरल थे तो पंजाब में गवर्नर राज लग गया था, तो बहुत सारी बातें इनसे पूछने वाली हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, सो काइंड, आपने टाइम दिया मुझे। सर जानना अब ये है कि बुशरा बीबी वापस आ गई जेल से, रिहाई मिल गई, तो अखबारात लीड लगा रही हैं, बहुत सारी अखबारात ने छापा इसे कि रिहाई या डील। तो क्या इस पे टेक है आपका? ये देखिए, हम हमेशा ही ऐसा करते हैं। पहली बात तो ये है कि उनको पाबा सलासल करना ही एक बहुत रियासती जबर था, मैं समझता हूँ। और फिर 9 महीने के बाद यार मुखलसी मिल रही है, कोई खुदा का खौफ करो। आपने तोशा खाना का पहले केस बनाया। अब ये तो नहीं है कि तोशा खाना में अगर 15 चीज़ें हैं तो आप 15 केसेस बनाएंगे। यानी आपने पहला केस जो तोशा खाना का बनाया वो ये किया कि डिक्लेरेशंस में इन्होंने जिक्र नहीं किया है तोशा खाना की चीज़ों का। 3 साल सजा करवा दिया आपने, वो हमने सस्पेंड करवाई। फिर आपने दूसरा तोशा खाना का केस बना दिया कि जी बीबी साहिबा ने जो जेवर थे उनको अंडर वैल्यू करवा कर और वो जो मुजव्वज़ा उसका मुआवजा था वो अदा किया तो प्राइम मिनिस्टर ने ना, तो उन्होंने वो अदा करके तो वो चीज़ें ले ली। अच्छा, अब उन्होंने एक इवैल्यूएशन, पहले सरकारी इवैल्यूएशन होती है वो सारी उसी तरह थी, फिर प्राइवेट इवैल्यूएशन है वो उसी तरह थी। फिर चूँकि केस बनाना मकसूद था तो एक और दुबई के एक प्राइवेट दुकानदार से वो जो है इवैल्यूएशन उसकी बढ़ा चढ़ा कर अरबों में करवा कर और कहा कि ये देखें ये इसकी असल वैल्यू ये थी, अंडर वैल्यू करवा के इन्होंने वो केस में सजा करवा दी। और उस जज से करवाई जो बशीर, जो एम्बुलेंस पे लाया गया इसलिए कि उसने कहा कि मुझसे ये काम नहीं होता है। मुझे खुद उसने बाहर आगा कि खोसा साहब ये मुझसे केस निकलवा लें, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। जज साहब ने आपसे कहा बहुत ज़्यादा यस। तो और फिर उन्होंने लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दे दी 1 महीना तो पहले। आपसे क्यों दुख फोला ये उन्होंने? आपके कांधे पे? देखिए, कुछ भी हो, जब आप जुल्म की तरफ करना जाते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं आप का ज़मीर कहीं ना कहीं आपको ये वो खलफशार करता है, यकीनन आपको होता है। और फिर आप गुज़रते हुए या चाय पिलाते हुए, हमारा आप कोई फासले तो नहीं होते हैं, हमसे तो बहुत जूनियर। क्या एग्जैक्ट कहा होगा उन्होंने? इतनी सी बात बस करके निकल गए बस, या कोई डिटेल डिस्कशन था? डिटेल डिस्कशन नहीं था, लेकिन इशारों के नायों में ज़ाहिर है डरते भी इतना ही थे क्योंकि जेल पर कब्ज़ा तो जेल अथॉरिटीज़ का या अदालत का तो था नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी। और ये तो बारहा इमरान खान खुद कहता था कि ये नीचे भी गैजेट लगे हुए हैं, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। और फिर ये आप जी ये भैंस के आगे बीन जितनी मर्जी बजा लें, इन्होंने करना वही है जो इनको साथ वाले कमरे से जाके हिदायत मिलेगी या जो लिखा हुआ है इनको ऑर्डर मिलेगा, ये वो इन्होंने करना है।
तो ये तो वो जब बल्कि सुनाने के लिए करता था तो इमरान खान फिर ऊंचा जान के बोलता था कि ये सुन रहे हैं। तो ये इस तरह के खौफ और इस तरह की एक स्ट्रिंग ऑपरेशन जज के खिलाफ नून लीग ने भी किया था। जज साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह करीम रहमत करे, तो वो भी एक हकीकत है इस पाकिस्तान की। वो यकीनन एक हकीकत है। वो तो देखें ना जी, इनको तो खुली छूट है। मरियम बीबी जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नवाज शरीफ जो मर्जी जिसकी मर्जी माँ बहन तहस नहस कर दे, ये शहबाज कर दे, राना सनाउल्लाह कर दे, इकबाल हसन इकबाल कर दे, इनको तो खुली छुट्टी है ना जी। परवेज़ रशीद का जो मर्जी इनके, ये तो इनको खुली छुट्टी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाएं तो भी इनको खुली छुट्टी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कंटेनर पर चढ़कर ये इसको अपना सबका चीफ जस्टिस एक काजी साहब से पहले उमर अता बंदयाल, अगर बंदयाल साहब को ये वहाँ कंटेनर पर चढ़ के सामने सुप्रीम कोर्ट के गालियाँ दें तो भी इनको इस्तिस्ना है। अगर ये फैसले अदालतों के ना माने तो भी इनको इस्तिस्ना है। वो उनका चार्ज शीट है पूरा। मैं तो बुशरा बीबी साहब का सबसे पहले स्टार्ट हम कर बैठे, तो वो तो पूरा चार्ज शीट है। वो कहते हैं कि अदलिया का काम तो तहफ़्फ़ुज़ देना था पार्लियामेंट को। तो अदलिया जो है वो क्या करती रही है, आपका कभी वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पे चढ़ा देती थी, आपके वो कायद, हकीकी कायद जो हैं आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और कभी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेज देती थी। 5 रुकनी जज बैठते थे, अप टू द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको घर भेज देते थे, सजा देते थे 10 सेकंड की और वो कन्विक्ट हो जाते थे। तो फिर जी नहीं शहबाज, ये बात नहीं है। देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट थी। जब अदालत को आप सब्जुगेट कर दोगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनपसंद करवाओगे, और फिर उतना ही आप स्पेस हुकूमत को दोगे। जमहूरियत को तो स्पेस मिलती नहीं है, हुकूमत को स्पेस मिलती है। हुकूमत भी जब ज़रा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगती है तो फिर उसको भी जो है अदलिया के ज़रिए कंट्रोल, उसको फिर अपनी साइज़ में कट डाउन किया जाता है। तो ये खेल तमाशा तो जब से पाकिस्तान बना चला आ रहा है, जस्टिस मुनीर से चला आ रहा है, जो उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में फ़ैसला किया था। वहाँ से आप बुनियाद ज़रा देख लें, एक ही था जस्टिस जो पहला चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, और उसने कहा था जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर गए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ, और उन्होंने एक इस्तदा भेजी, तो उनके चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की जानिब से आया कि माज़रत की गई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि मैं इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वफाक के ख़िलाफ़ और वफाक की जानिब से मुकदमात लगे हुए हैं मेरी अदालत में जहां मैं सर्किट पे आया हूं, और मैं कोई ऐसा शायबा नहीं देना चाहता कि मेरा फ़ैसला, यानी सुप्रीम फेडरल कोर्ट का फ़ैसला मुतासर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की इस मुलाकात के नतीजे में मुतासर हुआ है। सो मुशर्रफ वर्दी में थे तो इलेक्शन लड़ने का सदर का वो राइट किसने दे दिया? पार्लियामेंट हमेशा जो अदलिया है वो वैलिडेट करती रही सारे कवानीन को, सारी चीज़ को। अब यही तो देखें, यही तो जब मुशर्रफ को पता चला, और जब उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जाके कहा कि जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के कंट्रोल में नहीं है, ये 10 रुकनी जो बेंच बैठी है कि आप वर्दी में इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, ये आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला होने जा रहा है। तो वो मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर जो उस अदलिया के साथ किया, और जो उस चीफ जस्टिस को जो वो खुद ही लेकर आए थे उसको हटा दिया। नहीं, उससे थोड़ा पीछे चले जाए ना, जब मार्शल लॉ वैलिडेट करती है वही सुप्रीम कोर्ट, उससे पीछे चले जाए। ये तो तारीख उस वक्त की है जब अभी इफ्तिखार चौधरी ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मज़ाहमत का इस्तारा बनना है, और बनने के बाद क्या हुआ वो भी एक तारीख है। वो सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की रिलक्टेंट थी, क्या हालात ये पता नहीं चौधरी इफ्तिखार खुद मज़ाहमत के लिए बने या उन्हें फिर जो है अंदर ही से एस्टैब्लिशमेंट में किसी ने कहा तगड़ा हो जा, मत सरेंडर करें असा तेरे नाल। ये नहीं मुझे पता कि जनरल कियानी ने मुशर्रफ के खिलाफ नायब होते हुए मंसूर अली शाह साहब को तो नहीं किसी ने सरगोशी की होगी तगड़े हो जाएं। वो तो देखें, वो एक प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया और उम्रा करने चले गए आराम से। मंसूर अली शाह तो माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ मंसूर अली शाह, बहुत एक माशाल्लाह कदावर शख्सियत भी हैं,
कदावर जज भी हैं और बहुत अच्छे फैसले उन्होंने दिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है कि वो इस तरह से सरेंडर करके क्यों कर वो जो है सऊदी अरब अपना उम्रे पर। पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या? मतलब किस चीज़ की पार्लियामेंट? आप हमेशा लोगों को बताते रहे पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज कह रहे हैं। तो ये किसने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है भाई? आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जब आपका आइन के ताबे, देखे माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट आइन के ताबे काम करती है। आइन से मुतजाविज़ जो काम करेगी, आइन की बुनियादों को हिला के रख देगी। और ये भी जैली पार्लियामेंट जो है, जिस पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदा है ही नहीं, यानी 100 नशिस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 की वजह से उस पार्लियामेंट का तवाज़न जो है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट कर दिया गया। जो 17 सीटों वाला जीता था उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया, और जो 180 नशिस्तें जिसको आवाम ने मैंडेट, हैवी मैंडेट दे के इलेक्ट किया, बीबी की उसको वो जेल में, अखबार में तराशे पे खबर छपी 58(2)B का सहारा लिया बीबी साहब की पहली गवर्नमेंट जो है वो जजों ने वापस ले ली, उनसे छीन ली गवर्नमेंट। वहां से चलते चलते आप यूसुफ रजा गिलानी पे आ जाएं। यूसुफ रजा गिलानी से आप जजों ने नहीं छीनी, माफ़ कीजिएगा, ये तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त के सदर ने। सारे सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट है लोगों को प्रोटेक्ट करने का कि नहीं? छोड़ें कुछ जमहूरियत को सुप्रीम उसकी आबियारी करने का कोई सुप्रीम कोर्ट का भी राइट है या नहीं? अरे बाबा, जस्टिस मुनीर के वक्त से ये सहूलतकारी करती रही है एस्टैब्लिशमेंट की। माफ़ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, सहूलतकार को कोई उसकी कोई पनिश नहीं फिक्स कर रहे, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो सहूलतकार है उसका भी तो कोई रोल है ना। देखें बात ये है कि अगर तो जज जो है वो गैरतमंदी का सबूत देता है और वो आज़ादी का सबूत देता है और वो कोशिश करता है कि बुनियादी, उसको तो हटा दिया जाता है, उसको तो किसी ना किसी बहाने उठा के फेंक दिया जाता है। अब क्या हुआ, ये जब इसको लेकर आए माशाअल्लाह काजी फाइज ईसा को, पहले रेफरेंस भी इन्होंने ही करवाई। जब फैज़ाबाद का धरने के केस में उसने जो है कहा कि ISI का क्या काम है कि ये जो है उनको उठाए या बिठाए या उनको पैसे दे या उनको जो है धरने बनाए या उठाए। तो ये जब काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया तो उनको नागवार गुजरा और उन्होंने रेफरेंस करवा दी काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़। जब काजी फाइज ईसा पर मेहरबान हुए तो उसको बहाल भी करवा दिया, और उन्हीं 2 जज साहबान ने, जिन 2 जज साहबान ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनको उधर से उठाकर और काजी साहब की जेब में डाल दिया, और ये 6-4 हो गए, वो 4-6 से 6-4 होकर ये इन्होंने काजी साहब का क्वाश कर दिया। काजी साहब के खिलाफ रेफर, भाई वो किधर गए फ्लैट्स? वो जवाब तो दे दें। काजी साहब फरमाते हैं कि एक मेरे बेटे के नाम है, दूसरे मेरे बेटे के नाम लंदन में फ्लैट है, तीसरा मेरी बीवी के नाम है, लेकिन ये पार्ट टाइम वहाँ जॉब करते थे और ये उस पैसे से बनाया है। और दुनिया का कौन सा पार्ट टाइम जॉब है जिससे लंदन में 3 आपको लोगों की मेहनत पे भी एतराज है? मुझे मेहनत करके कोई कमा लेता है तो आपको क्या एतराज है? कर लेना इंक्वायरी भाई, करवा लेना। अब कौन करेगा इंक्वायरी? देखें, ये तो कोई बात नहीं है इसका। देखें, अगर आया था रेफरेंस, वो क्वैश कर दिया था। नहीं, पूरे अदलिया ने अपना विजडम अप्लाई किया, क्वैश कर दिया था वो सारा। प्रोसीजरल तकनीकी बुनियादों पर किया, लेकिन आज तक लंदन के नवाज शरीफ के फ्लैट्स का क्यों नहीं जो है वो तखमीना निकाला कि ये ट्रेल ऑफ मनी ही दिखा दें? आज तक क्यों इसका जो है काजी फाइज ईसा साहब के जो है 2 फर्जंद अर्जमंद जो अभी स्टूडेंट थे, और पुरानी इस तरह तो आपकी पुरानी क़यादत पे स्विस केसेस पे बड़े मुकदमात और बड़ी बड़ी बातें, इसी तरह की बातें, और सारी आपको पता ही है सारा कुछ, इस पे क्या बंदा? देखें, वो भी तकनीकी बुनियादों पर जो है क्वाश हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, वो मैं तो उसमें वकील रहा हूँ, वो रिकॉर्ड सारा जो नापैद होने की वजह से बाद में जो है ज़ाहिर है अदालत ने उस मुकदमे को बाहर फेंक दिया, केस न चल पाया। अदरवाइज वो करप्शन के चार्जेस दुरुस्त थे? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो सवाब बर गर्दन रावी, लेकिन चूंकि मैं उसमें वकील रहा हूँ इसलिए वो मेरा। आप जब किताब लिखें कोई तो उसमें भी पेशा वाराना ये करप्शन टच नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो प्रोसिक्यूशन करते रहे, सब चीज़ें लेके चलते रहे। अभी तो मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। ये किताबें तो लिखा जाती हैं जब आप रिटायर होते हैं और आपके पास बहुत वाफिर वक्त होता है, या आप जेल में होते हैं, तो फिर आपको और कोई काम नहीं होता। काजी साहब तो देखे रिटायर हो गए, वो तो किताब लिख सकते हैं।
लेकिन काजी साहब देखें, काजी एक साहब पॉलिटिकल वर्कर रिटायर नहीं होता, ये दुरुस्त बात। बसद एहतराम काजी साहब एक तो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, और दूसरी बात यह है बसद एहतराम काजी साहब ने जिस भोंडे अंदाज से ये 13 महीने की चीफ जस्टिस की है ना, ये कहीं या पाकिस्तान में या पाकिस्तान में से बाहर ये कहीं चैन से नहीं रह सकेंगे, इनको हॉन्ट करेगी। और जिस तरह बाजवे के साथ तो क्या किया था उस पाकिस्तानी ने या नवाज शरीफ के माशाल्लाह फ्लैट्स के बाहर क्या नारे मारते हैं, काजी साहब तो बाहर जाने लायक नहीं छोड़ा कि इन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को। दुनिया में है वैसे भी अपना पब्लिक प्लेस पे किसी सीजे को इस तरह आपने कोई टेक्निकल ग्राउंड पे किसी को कोई इतराज़ है तो कोई नहीं, मैं रेफरेंस फाइल कर दे। छोड़ो यार छोड़ो, मैं यहाँ से पेट्रोल डलवाने ये अपना गाड़ी पे गया तो कहता है सर आपके साथ कोई डाला नहीं है, आपके साथ वो कोई 4 गनमैन नहीं है, तो आप तो आपने कहा नहीं डाले वाली पार्टी मैंने छोड़ दी है तो मुझे कहता है वो जब आते हैं तो उनका तो बड़ा लाउलच। तो मैंने कहा आप किसको इज्जत से पुकार रहे हो? हाँ, तो जवाब आ गया। मैंने कहा मेरी एक्नॉलेजमेंट, मेरी रिकग्निशन या मेरा जो है कारकर्दगी। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर कि आमर जो है वो वर्दी में जब प्राइम मिनिस्टर देता है तो शौकत तरीन दे देता है, कुछ लोग इंपोर्ट हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। इसी तरह अदलिया भी कोई ना कोई बंदा कभी तख्तादार पे चढ़ा देता है, कभी उससे रिजाइन ले लेता है, कभी घर भेज देता है। ठीक हो गया जी, बीबी साहब की गवर्नमेंट भी इसी तरह गई। अब मेरा ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि जब अदम एतमाद के जरिए पार्लियामेंट कहती है कि हम बंदा चेंज करना चाह रहे हैं तो 63A की एक इंटरप्रिटेशन आ जाती है जिसका आइन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, रीराइट आइन कर देते हैं। मेरी अर्ज ये है कि ये पार्लियामेंट को क्यों आप नहीं, ये भी देखें, ये भी बड़ा मिसनोमर है कि ये रीराइट कर देते हैं। वो मुझे याद है कि मैं रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो उस वक्त जब 13वीं तरमीम में 58(2)B ख़त्म किया गया तो भी बीबी ने 17 सीटों के साथ, हालांकि उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ारूक लिगारी के साथ मिलकर और सजाद अली शाह साहब के साथ मिलकर इनको तकरीबन हाथ पैर बांध के इलेक्शन में फेंका था। और आखिरी वक्त तक जो है इनकी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी उसका फ़ैसला आखिरी वक्त में किया था कि स्पेस ही ना मिले इनको कैंपेन करने की पीपल्स पार्टी को, और 17 सीटों पर लेके ला के खड़ा कर दिया। 14 तो सिंध में से थी और 3 बाकी। बीबी ने फिर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनी 17 सीटों के साथ, और फिर यूनानिमसली 58(2)B 13वीं तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाई, और 14वीं तरमीम भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाई जिसमें ये 63A आया। ठीक है, बीबी को मैंने कहा बीबी आपने तो इसको बादशाह सलामत बना दिया है नवाज शरीफ को, ये तो पहले ही एक साल जो है अपने MNAs को मिलता ही नहीं है, ये तो तकब्बर और फ़िरौन और रऊनत इसकी इतनी ज़्यादा है, ये तो बादशाह सलामत बना दिया आपने, अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो बीबी कहने लगी खोसा साहब देखें मैंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए साथ दिया। 58(2)B इसलिए मैंने उसका साथ दिया क्योंकि 2 मरतबा नवाज शरीफ की हुकूमत को कबल अज़ वक्त बर्खास्त किया गया, और 2 मरतबा मुझे 18 महीने एक दफ़ा और 22 महीने एक दफ़ा, यानी 5-5 साल, जो 10 साल की थी। तो बीबी की 30 साल की जो सियासी जद्दोजहद थी उसमें से 4 साल सिर्फ इक़्तिदार मिले, और 26 साल बीबी सड़कों के धक्के खाती रही और अपोजिशन की सियासत करती रही। तो बीबी ने कहा कि मैंने इसलिए साथ दिया कि अगर बरतानिया में विल्सन जो है उनका प्राइम मिनिस्टर 1 वोट की बर्तरी से 5 साल गुजार सकता है, हमें तो एक MNA आके इतनी मोटी मोटी आंख दिखाता था कि ये करो नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो हम तो ब्लैकमेल होने के खौफ से अगर वो करते थे तो गलत काम की तरफ हमें जो है वो तरगीब दी जाती थी, नहीं करते थे तो हुकूमत गिरती थी और जमहूरियत को जो है मुतज़लज़ल होती थी। सो मैंने इसलिए साथ दिया। तो रूह माफ़ कीजिएगा उसकी ये थी 63A की रूह ये थी कि ये फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रेसी और ये जो है पीठ में जो छुरा घोंपने का और हुकूमत इस तरह से बदनीयती और बददियानती से गिराने का ये रिवाज ख़त्म होना चाहिए। अब आप देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रूह को बहाल किया था कि इनका वोट न गिना जाए और ये मेंबर रहने लायक भी नहीं है,
भाई अगर वो मेंबर नहीं रह सकता, वो वोट जो है लोटाक्रेसी नहीं कर फिर भी इसको रीराइट तो नहीं आईने करना, ना आप 2/3 मेजोरिटी लाएं, उसमें तरमीम करें, लोटाक्रेसी को फिक्स करें। नहीं, ये बेईमानी की है, सीधी सीधी जो है। अब कहा है ना बिलावल ने कि काजी फाइज ईसा के बगैर हम कभी ये ना कर सकते। काजी फाइज ईसा तो इसमें सहूलतकार हो गया। अच्छी बात है ना कि एक पार्लियामेंट को बंदा मिला है कि जो पार्लियामेंट को सुप्रीम जान रहा है। सारी उम्र उन्होंने आपसे इस्तीफे लिए हैं, एक तो आपको तख्तादार पे चढ़ाया है। अच्छा नहीं है कि काजी साहब जैसा एक मोतदिल बंदा मिला जो कह रहा है पार्लियामेंट सुप्रीम है हुजूर, आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कीजिए। आपके इदारे को वो पहले पार्लियामेंट को तो वो सुप्रीम कोर्ट देता ना, पहले वो जो घुस बैठी हैं उनको तो निकाल देता। पहले वो हमारी जो पिटीशन उसके पास पेंडिंग है कि फॉर्म 47 वालों को मुनक़ते करके फॉर्म 45 वाले जो एक्चुअली जीते हुए हैं, जो असली जीते हुए हैं, वो असली जीतने वाला तो बेचारा फॉर्म 45 लेके तो हलकान हुआ फिर रहा है और अदालतों में धक्के खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले उसका तो फैसला कर दो, भले कमीशन ही बिठा दो या आप जुडिशल कमीशन के ज़रिए कर दो फैसला। जब आपकी पार्लियामान के अंदर जायज़ मुंतखब लोग अवाम की आवाज़ बन के आ जाते। आपकी पार्टी ने एक इतना बड़ा चीफ जस्टिस आना था, इतना ब्रेन था, उसका रास्ता रोक दिया आपकी पार्टी ने। हमारी पार्टी ने माफ़ कीजिए। उसके दो वजूहात मैं आपसे अर्ज करता हूँ। एक वजह तो वो जो आपकी इस वक्त की हुकूमत बता रही है कि पीटीआई अगर हमारा साथ देती तो मंसूर अली शाह ही हम बनाते, वो यूनानिमस बना देते हम। एक तो ये रीज़न। दूसरा, आप लोगों ने पोलिटिसाइज इतना किया कि ये आएंगे तो इलेक्शन खोल देंगे, ये आएंगे तो वो कर देंगे, ये आएंगे तो वो हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ रिकॉर्ड पे हैं, सारे लीडर रिकॉर्ड पे हैं, अपोजिशन बार बार उनका नाम फ्लोट कर दी थी कि मंसूर शाह साहब जो आएंगे और इलेक्शन की इची पीछी खोल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसका रास्ता रोक के नॉकआउट आपने करवा दिया। हमने किया। ये ख्वाजा आसिफ हमारा बंदा है, और ख्वाजा आसिफ क्या हारा हुआ नहीं है रेहाना डार से। ख्वाजा आसिफ कोई बार बार वहाँ कहता था असेंबली में, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप ज़रा अपने ही अदाओं पे गौर कर लें, आपको भी ज़रा शर्म और हया होनी चाहिए कि आप इस रेहाना डार से हारने के बावजूद आप असेंबली में बैठे हुए हैं और आप डिफेंस मिनिस्टर बन के आप स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं हुकूमत के, और मोहतरम नवाज शरीफ जो पापाए रोम बन के बैठे हुए हैं, उनको भी कोई जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या ये होती है? बिलावल कह रहे थे 58(2) जो है, 58(2) हमने ख़त्म करवाया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए उसे अपने पास रख लिया। देखिए अदालत का आज ये इनके पास हुकूमत है ना, तो ये दिखा दें कि ये सादिक और अमीन नहीं है। देखिए उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कौन सी उससे जो है पैसे की तरसील नहीं मांगी है। उसका बनी गाला वाला ही एक प्रॉपर्टी है ना, बाकी तो उनके पास कोई लंदन की फ्लैट्स तो नहीं है उसके पास वन हाइड पार्क तो नहीं है, ना ही पार्क लेन के उसके पास फ्लैट्स हैं जो दुनिया के महंगे तरीन है। लेकिन वो जो ट्राइका बना साकिब निसार साहब और वो घर को रेगुलराइज करने वाला, उस पर बड़ी कहानियां हैं, बड़े कॉलम्स हैं, बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। मैं उस बहस में हम जाना नहीं चाह रहे। आपका इस पे मैं आप अगर कुछ कह देंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप बताइए। नहीं देखिए, जो मलिक रियाज की ऑडियो आ गई कि कौन सी कितने कैरेट का क्या चाहिए, वो अजीबोगरीब कॉलें इस तरह की रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब अगर फिर DGI क्यों हटाए जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं? वो घर बताने चले गए कि हजूर वो आपके अपने घर में ये चल रही हैं चीज़ें। वो देखें ये अब चीज़ें भी रिकॉर्ड पे हैं। आजकल जो कुछ माशाल्लाह ये पकड़ धकड़ जो जिस तरीके से 63A ये 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई है, इसमें क्या, और जिस तरीके से जो हमारे जीते हुए जो है रीकाउंट में हराए गए हैं, और जिस तरीके से इस इलेक्शंस में बग़ैर सिंबल के काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी से माशाल्लाह बखेर के हमें फेंका गया। आपका क्या ख्याल है, ये मार्जिनलाइज करके आज तक जो PTI के जो बानी चेयरमैन जेल में जो है वो सौबत काट रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इतने ही माशाल्लाह पाकिस्तान के हमदर्द हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तबाह हाली में जो धकेल दिया गया है, और सिर्फ एक ही इशू नज़र आता है कि PTI को कैसे ख़त्म करना है, इमरान खान को कैसे जेल में रखना है, अब की पार्टी इनके जो है मेजॉरिटी को कैसे माइनॉरिटी में तब्दील करना है। आपकी पार्टी जो है उसमें बहुत बड़े धड़ेबंदियाँ पार्टी के अंदर एक्सट्रीम धड़ेबंदियाँ हैं और लड़ाई चल रही है, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। बुशरा बीबी अगर बाहर आई हैं तो बहुत बड़े दानिश्वर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये डील थी, और उसकी डील की वो वजह बताते हैं। अगर आप फैसल वावडे को दानिश्वर कहते हो ना, तो फिर ये भारत ने भी लीड लगाई, भारत ने। मैं और कुछ नहीं कहूँगा।
अगर वो डील नहीं है, मेरिट पे कोर्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया, तो अभी तो आप कह रहे थे कि भाई इस कदर निज़ाम हाईजैक है कि कोई पर नहीं परिंदा मार रहा, तो फिर मेरिट पे बेल कैसे हो जाती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। 9 महीने के बाद वो भी तीसरा तोशा खाना यार को खुदा और वो भी फीमेल जिनके लिए, वो भी उसका कोई दखल अमल इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव होता है, जो ये रियासती तोहफे मिलते हैं ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव होता है, उसमें उसकी बीवी का क्या ताल्लुक है। अगर वो बीवी को देता भी है तो भी वो जवाबदेह होता है। इसमें बुशरा बीवी को तो 9 महीने रखना सिर्फ इसलिए था ताकि उसको इमरान खान को जितनी आप अजियत दे सकते हो ताकि वो ब्रेक हो और वो जो है सरेंडर करे और वो जो है इनकी गुलामी में आ जाए। वो जिस तरह से माशाल्लाह हमेशा से पाकिस्तान जब से बना है ये अपना उनको कोई शराकत इक़्तिदार तो दूर की बात है, ये ग़ुलामी चाहते हैं। और ग़ुलामी में अगर इमरान खान नहीं आ रहा तो उसकी बहनों को भी उठा लिया गया और उसकी बीवी को भी उठा लिया गया। उसकी बहनों का क्या कसूर था सिवाय इसके कि वो जाके एहतजाज करती थी। तो फिर इस तरह से तो भाई अगर करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर आप इसको कहते हैं कि ये बड़ी मेरिट पर हो रहे हैं आपका और बड़े पॉलिटिकल इंसाफ पर हो रहे हैं, पॉलिटिकल आप चलें इसमें आगे चलते चलते फजलुर रहमान साहब भी देखें ना, बीच में आ गए। फजलुर रहमान साहब ने, आप अक्सर एक स्टेटमेंट आपका है कि फजलुर रहमान साहब को ये बंदूक क्यों गिफ्ट की गई, तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये बंदूक इसलिए गिफ्ट की गई कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का शिकार करना था इस बंदूक के ज़रिए। तो लेकिन कभी कभी बंदूक देने वाले के ख़िलाफ़ भी वो इस्तेमाल होती है। और अगर आप देखें तो उसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया था? अमेरिका ने बनाया था ना। हाँ जी, हाँ, तो फिर अमेरिका ही के खिलाफ वो फिर बंदूक क्यों चली? अमेरिका की तरफ से बीबी साहब पे प्रेशर था कि इनको अडॉप्ट करें। आप इसलिए नसीरुल्लाह बाबर साहब लोगों की मीटिंग्स करवाते फिरते थे। आप देखें जो असला देता है बाद में असला उसामा को अडॉप्ट करवाने में तो बीबी साहिबा का बहुत बड़ा अमल दखल था। आप तारीखी पस मंजर में देखें, हमेशा इस असला देने वाले के खिलाफ ही बाद में जब वो मिशन पूरा हो जाता है उसी के खिलाफ वो असला इस्तेमाल होता है। बिलावल वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर आप कोसेंगे खुद को कि मुझे उन्होंने कॉल भी किया था, बिलावल साहब ने मुझे कहा था तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इकट्ठी करवा दो, आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अल्लाह करे वो बीबी का बेटा है, उसको मेरिट के ऊपर अपने वक्त के ऊपर बिल्कुल उसका हक बनता है। लेकिन अगर वो बीबी साहिबा के और अपने नाना साहिबा के वो उस पर चलेगा तो देखें। वैसे मिस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को जी? नहीं, या आप नहीं देखें, पीपल्स पॉलिटिक्स करो यार, फॉर गॉड सेक फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका दिया हुआ है, भुट्टो का दिया हुआ है, सारी कौम ने लब्बैक कहा। फिर आपने 18वीं तरमीम में वो जो पैमंदकारियाँ थी वो उठा के बाहर फेंकी, फिर सब ने तारीफ़ किया कि जी उसमें से नाम तक आपने डिक्टेटर्स का, ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ के नाम को भी आपने ये सोचा कि भाई ये अब पंजाब में पीपल्स पार्टी का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, तो चले मैं उस पार्टी पे चला जाता हूँ जहाँ मुझे लोगों को समोसा भी ना खिलाना पड़े और मैं जीत जाऊं। ये वैसे आपका क्रेडिट है, आपकी जीत। नहीं, मेरा ज़हन कभी ज़ाती मसलहत की तरफ नहीं जाता। मैं तो हमेशा नाक की सीध पर चलने वाला हूँ। आइन की जो है बालादस्ती होनी चाहिए। जमहूर मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जमहूर का जो है वो राज होना चाहिए इस मुल्क में। जो असल मालिक हैं इस मुल्क के, असल मालिक इस मुल्क में बदकिस्मती से हमने उनको गुर्बत की दहलीज में धकेल के फाका कशी पर जो है मजबूर कर दिया। हमने अपनी औलादों को 3 करोड़ बच्चा हमारा जो है वो स्कूलों से बाहर है। 53% बच्चा है। 53% आर चाइल्ड इन दिस कंट्री। भिकारी बना के हमने उनको चौकों पर खड़ा किया हुआ है, माएँ उठा के खड़ी हुई हैं और या उनसे हम जो है क्या काम ले रहे हैं। फिर आप देखें स्टंटेड ग्रोथ हो रही है आपकी 53% बच्चों को मैल न्यूट्रिशन की वजह से। और यार हमारे मसाइल तो देखो कितने हैं, हमारे गंभीर मसाइल हैं और उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। हम हुकूमत की रस्साकशी में लगे हुए हैं, इक़्तिदार में लगे हुए हैं। ओ भाई जो असल जमहूर है, खुदा का खौफ करो, 25 करोड़ अवाम, उनकी तरफ तो तवज्जो दे दो। और हमारी जहालत की इंतहा ये है कि हम पोलियो के कतरे देने वालों को मार देते हैं कि पोलियो के कतरे शायद पिलाने वालों की अफजाइश की ये कत्ल का ये शाखसाना बनेगा।
ये तो हमारी जहालत का आलम है। और हमारी ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो हमारी प्रोडक्शन की ग्रोथ से, जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। लोगों तक रिलीफ जाने के लिए गवर्नमेंट्स कितनी संजीदा हैं, इमरान खान कितने संजीदा थे, बीबी साहिबा के दौर में वो कितनी संजीदगी से लेती थी, या उसके बाद आपकी जो पुरानी पार्टी है बिलावल साहब और बाकी लोग सिंध में कितना संजीदा ले रहे हैं, ये तो चलें एक डिबेट है। मुझे अब सादी सी बात ये समझनी है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस सूबे की तरक्की और उसकी रिफॉर्म्स की बजाय वो कहते हैं कि मुझे आप एक गोली मारेंगे तो हम 1000 गोलियां चलाएंगे, इस तरह के उनके बयानात आ जाते हैं, जो एक चीफ मिनिस्टर के बयानात के साथ शायद इस तरह का कभी तारीख में हुआ भी नहीं। और वहाँ करोड़ों की आबादी है, उनके वेलफेयर है, उनकी तालीम है, उनकी सेहत है, सारी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं, पॉवर्टी के नीचे लोग लाइन पे गुजार रहे हैं। उधर के हालात आप देखें कि वो कितना शोरश ज़दा इलाका बन चुका है ड्यू टू आपकी टेररिज्म के हालात की वजह से। मुझे जानना अब ये है कि ये जितनी भी पीटीआई है, ये सारी क्या कंप्रोमाइज़ है और ख़ान से डिसोसिएटेड है? आपका नज़रिया जिसकी वजह से आपको, जिस बयानी की वजह से समोसा खिलाए बगैर आप जीते और वोट पड़ गए आपको लाखों की तादाद में, वो बयानी आप क्या दफन हो जाएगा क्योंकि सारे लोग खुद को डिसोसिएट कर चुके खान साहब से? या ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ बेसिकली। आप अपने ही स्टाफ से ज़रा पूछ लें, कोई एक बंदा डिसोसिएट हुआ है या ज़्यादा मोहब्बत जो है और ज़्यादा उनकी बढ़ गई है? देखें, जो आवाम है, एक भुट्टो को क्रेडिट था, एक इमरान खान को क्रेडिट। भुट्टो ने इररेलेवेंट कर दिया था आपके इलेक्टेबल्स को। ये जो कलगी वाले थे ना, जो जिन्होंने रस्सागीर या बदमाशी या आपने बरादरी के सिस्टम पर या अदरवाइज़ किसी नाजायज़ कमाई हुई दौलत की वजह से ताकत का वो सरचश्मा बन गए थे, और जिनको इलेक्टेबल्स आपने नाम दिया, वो भुट्टो ने ख़त्म कर दिया। खंबे को उसने टिकट दी तो खंबा जीत गया था, मालिक हार गया था और मुलाजिम उसका जीत गया था। आज इमरान खान के लिए भी किसी को वो दे टिकट, आज ये इररेलेवेंट है। जिसने इमरान खान को छोड़ा है, आप देखें वो किधर गया, खटक, नंबर 2 मैन जी पीटीआई में, खटक जिस बुरी तरह से आ रहा है। किधर गया तरीन साहब, तरीन का आप देख लें क्या हुआ। और इसी तरह बाकी सारों को, जिसने इमरान खान को छोड़ा उनका क्या, और जिसको टिकट दी इमरान खान ने, फैसलाबाद सारा जीटी रोड की पार्टी थी ना, ये मुस्लिम लीग नून, जीटी रोड को उसने स्वीप किया है इमरान खान की पार्टी ने। तो इसलिए इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माफ़ कीजिएगा। ये 5 लोग जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने जाके वोट दिए हैं, और शायद कुछ और जो उन्होंने छुपाए हुए थे, शायद मैं कहूँगा, इसलिए कि चूँकि वो इनकार करते हैं तो मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता है कि मैं उनको दागदार करूँ। और इसी तरह सेनेट में 2 हमारे जो हमारी इत्तला के मुताबिक थे, उनको भी रिज़र्व में रख के उन्होंने शायद उससे बचा लिया डिफेक्शन से। मगर जो भी इमरान को छोड़ के जाएगा, इमरान की पॉपुलैरिटी हार्ट थ्रॉब है, लोगों की दिलों की धड़कन है। और जितनी ये हरकतें कर रहे हैं, जितनी हरकतें, ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं, इनका नेगेटिव असर होता है। तरीके इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी वो, और एक देखें ना, एक फ़र्द वाहिद किसी चीफ जस्टिस के साथ इस तरह अगर ट्रीट करता है तो वो और बात है ना, ये सोशल बाइकआउट है ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। या हुकूमती अकाबरीन बग़ैर डालों के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर रेंजर्स के, ये बाज़ार में या किसी गली में या अपने हल्के में जाकर दिखा दें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आप वो अशर होगा। आप कह रहे हैं पहले तो नारे लगते थे ना, गंदे अंडे लगते थे, अब लोग इनकी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि इनकी शक्ल कोई पहचान नहीं सकेगा। आपका पॉइंट ये है कि लोगों में इनकी पजीराई नहीं है, सादा पॉइंट है ना जी, नफरत है। ठीक है, नफरत तो दूर की बात, नफरत होगी ना जी, वो आप आखिरी स्टेज पे चले, नफरत है, ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि काउंटर स्ट्रेटजी इन सारे हालात में, तो तहरीक इंसाफ की तो स्ट्रेटजी पॉलिटिकल इतनी आइडियल होनी चाहिए थी जब उसे इतनी लोकल सपोर्ट हासिल है, तो आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपका जो चीफ जस्टिस भी आना था उसका भी रास्ता रोका, वो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस थे, पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इनफैक्ट उनका भी रास्ता रोका गया, तो आपके पास कोई चारा नहीं था। आपके अपने लोग जो हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं हर वक्त। पार्टी की आदत जो है वो, बीबी साहिबा बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि देखें जब परिंदा पर नहीं मार सकता तो इन हालात में अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर डील ही होगी, और क्या हो सकता है। तो फिर मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि कोई काउंटर स्ट्रेटजी है आपकी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, या आपकी दानिश और आपके विजडम को आपकी पार्टी यूटिलाइज़ क्यों नहीं फिर प्रॉपर कर पा रही, ताकि कोई रास्ता निकले, कोई बात आगे बने, कोई बात सभा पहुँचे लोगों तक, कुछ भी तो हो ना।
देखें, एक बात बड़ी बात है, यही आपकी कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हमने इसको पाकिस्तान को गैरिसन स्टेट बना दिया। कभी हम पुलिस स्टेट कहा करते थे और खौफ से उनका नाम नहीं लेते थे, अब तो सीधी सीधी गैरिसन स्टेट बना दी है आपने। और ये कॉम्प्रोमाइज़ ही की वजह से है। एक शख्स है कम से कम, इमरान खान, जिसने डट गया है। उसने कहा ना मैंने डील करनी है, ना मैंने मुल्क छोड़ के जाना है, उन चोरों और लुटेरों की तरह अपना सुरूर महल में जाऊं अपनी दौलतें बचाने के लिए। मेरा मरना जीना इसी मुल्क में है, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिर। बस आखिरी बात, आपका बड़ा एक ज़बरदस्त क्लिप वायरल है आजकल, उसमें आप एक बीट पे अपने बड़े खूबसूरत तरीके से आप हल्का सा रक्स कर रहे हैं, तो बड़ा शोर उस पर मचा। मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि मैं तो बड़ा खुश हुआ कि क्या बीट आप कैरी करते हैं और क्या ज़बरदस्त तरीके से आप लेके चलते हैं उसे, लेकिन लोग बड़े उस पर पता नहीं क्यों तनकीद कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। नहीं, हैरत की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो 6 महीने पुरानी थी और मेरी बेटी की शादी थी, वहाँ मैं लंदन गया हुआ था और वहाँ हुआ था वायरल। इन्होंने आज की इस वक्त इसलिए की क्योंकि वो थोड़ा सा एक तहरीक चल रही थी और उसमें मैं गया हुआ था। अच्छा, वो तासुर देने के लिए कि शायद आपकी रेलिवेंसी नहीं बन रही इसमें, या ये वो, हाँ, वो इस तरह का, हालांकि वो 6 महीने पुराना है। वो पुराना है और मेरी ग्रैंड चाइल्ड की शादी पर था। वो जाहिर है कि हम भी इंसान हैं और देखें, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो फिर आपको सर पूरा राइट है बच्चों के साथ कोई शक नहीं, बच्चा ही बनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर कभी रिटायर ना हो, लेकिन रिटायर हों या ना हो, रिटायर तो बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी आप किताब लिखें और उस किताब में फिर वो सारी दास्तानें लिखें जो आप बता रहे थे कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ दाएं बाएं चीज़ें की गई हैं। नहीं, बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे। आगे ही मेरी मेहरबान बहुत है, मैं और मेहरबानों का इजाफा नहीं कर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।